हाय एवरीवन, अपनी इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि कैसे आप एंजाइटी, ओसीडी, डिप्रेशन जैसी फीलिंग्स को, उन सारी थॉट्स को आसानी से घर बैठे ही परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। ये वीडियो एक सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आप जानते ही हैं मैं आपकी फेवरेट साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कशिका जैन टाइम टू टाइम ऐसे यूजफुल वीडियोज आपके लिए लाती रहती हूँ। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर जरूर करें, बिकॉज जितना आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा लोगों की हेल्प हो पाएगी। और कमेंट कर आपको जरूर बताना है कि आपने आज की वीडियो से क्या सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। समझते हैं आज मेमोरी बैंक के बारे में। अब ये मेमोरी बैंक क्या होता है? सिंपल जैसे बैंक समझ लीजिए कि हम बैंक में क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं, अपना अकाउंट खुलवाते हैं, वहां पर मनी डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ भी करते हैं, कुछ फिक्स डिपॉजिट भी लगाते हैं। तो वो ऐसे ही कुछ हमारे माइंड में भी एक बैंक होता है जिसे हमने नाम दिया है मेमोरी बैंक। अब यहाँ पर बचपन से लेकर जितनी भी आपकी एज है, मतलब जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेकर जो कुछ भी आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो यहाँ पर जमा होते हैं। सारे रेफरेंसेस जो आपके पेरेंट्स से, किसी मूवी से, किसी बुक से, कहीं से भी एनवायरनमेंट से रेफरेंसेस आए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर स्टोर होते हैं और इंटरप्रिटेशन निकालता है हमारा माइंड अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और रेफरेंसेस के बेसिस पर। तो वो भी हमारे बिलीफ के फॉर्म में यहाँ पर सेव हो जाते हैं। अब जैसे आप बैंक में जाते हैं तो खुद भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं या आपके बिहाफ पर कोई और भी डिपॉजिट कर सकता है। तो रेफरेंसेस मान लीजिए ऐसे ही हैं कि आपका खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन दूसरे ने आपको कुछ रेडीमेड पैटर्न, रेडीमेड थॉट दे दिया। तो अब इस तरह से हमारा ये मेमोरी बैंक का जो बैलेंस है वो बढ़ता जाता है, कुछ हम यूज करते रहते हैं। तो इस तरह से ये सब सिलसिला हमारे दिमाग में चलता रहता है। अब क्या होता है, यहाँ पर जो बैंक है इसमें करंट और सेविंग और फिक्स डिपॉजिट की तरह समझ लीजिए कि आपके बिलीव्स पड़े हुए होते हैं। अब ये करंट क्या है? जैसे कि आप दिन में जा रहे हैं, इतनी सारी एक्टिविटी आपके सामने हो रही है, सारे तरफ इन्वायरमेंट में आपके इंफॉर्मेशन पैदा हो रही है, तो बहुत सारी चीज आपके दिमाग में आ रही है, फिर जा रही है, आ रही है, जा रही है, यानी कि लगातार वो आना जाना चलता रहता है। तो ऐसा मान लीजिए वो करंट वाले बिलीफ होते हैं। एक होते हैं सेविंग, जिसको आपने खुद ही कॉन्शियस लर्निंग से सीखा और सेव कर लेता है दिमाग फर्दर यूजेस के लिए, यानी कि वो डिपॉजिट होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आया और चला गया। और एक होते हैं फिक्स डिपॉजिट। वो क्या होते हैं? आपके दिमाग में जो आपके कोर बिलीफ सेट हो जाते हैं, यानी कि उस पर आप रिजिड हो जाते हैं, एकदम से फिक्स हो जाते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं? ये आपके होते हैं कोर बिलीफ्स। इनको आप रिजिड पैटर्न भी कह सकते हैं अपने। अब ये जो फिक्स डिपॉजिट वाले जो आपके कोर बिलीफ्स होते हैं, अगर ये पॉजिटिव होते हैं तो फिर आपके अंदर ये चमत्कारिक शक्ति भर देते हैं, यानी कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपके हालात कैसे भी हो, लोग आपको कुछ भी कह रहे हो, लेकिन अगर आपका कोर बिलीफ आपके लिए पॉजिटिव है, आपके अंदर से आवाज आती है कि मैं डिजर्विंग हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं अपनी लाइफ में, तो ये बिलीफ आपको मोटिवेट करते हैं और फिर आप लगातार मेहनत कर अपनी मंजिल, चाहे वो कोई भी हो, आपकी रिलेशनशिप गोल हो, आपका कोई सक्सेस गोल हो, आप उसे आराम से अचीव कर लेते हैं। बट ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी में ये जो कोर बिलीफ्स होते हैं हमारे, ये नेगेटिव होते हैं और इनकी नेचर क्या होती है? इनकी नेचर होती है कंट्रोलिंग नेचर। ये हमें बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं। अब इनकी नेचर कंट्रोलिंग है तो हम ये जो कोर बिलीफ, जो फिक्स डिपॉजिट यानी कि बिल्कुल अंदर सेट हो जाते हैं, इनके बेसिस पर ही उलझे रहते हैं और बार बार ये हमें परेशान करते हैं। फिर जो हमें नए रेफरेंसेस मिलते हैं, लेकिन उसके पीछे के जो हमारे पुराने जो कोर बिलीफ्स होते हैं वो हमें इतना ज्यादा कंट्रोल कर लेते हैं कि नए रेफरेंसेस काम नहीं करते हैं। कुछ नए एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव भी होते हैं हमें, लेकिन फिर भी ये जो कोर बिलीफ है, ये जो सेट हुआ हुआ है आपके अंदर, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ता है, यही आपको कंट्रोल करता है और आपका माइंड आपको डोमिनेट करने लग जाता है। दिन भर में कितना भी आपके आसपास कुछ भी घटनाएं हो रही हो, वो करंट स्टेट आपकी कुछ भी चल रही हो, उससे कोई मायने नहीं रखता। जो फिक्स हो जाता है एक बार यहां पर, वही कंट्रोल करने लग जाता है। तो अब हमारे मेमोरी बैंक में सब कुछ पड़ा होता है, जो भी हमने ट्रांजैक्शन की होती है, यानी कि जो भी हमने कभी कुछ सीखा होता है, लर्न किया होता है, अनलर्न किया होता है, जो भी आसपास हो रहा होता है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड होता है। आप देखिए कि आप अपना बैंक अकाउंट जब ऑपरेट करते हैं तो उसमें सपोज कीजिए पहले आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए थे और
आज 85,000 रुपए रह गए हैं, लेकिन वो किस किस तरीके से आपने विड्रॉ करे या किस किस तरीके से डिपॉजिट करे थे, उसका सारा रिकॉर्ड रहता है। तो ऐसे ही हमारे मेमोरी बैंक में भी जो भी कुछ आज तक आपके साथ हुआ है या आपको रेफरेंसेस मिले हैं, आपने इंटरप्रिटेशन निकाली है, वो सब कुछ यहाँ पर अंदर सेव रहता है। तो बस आपको अपने इसी मेमोरी बैंक की मदद लेकर अपने जीवन की ओसीडी वाली, एंग्जाइटी वाली, डिप्रेशन वाली सारी थॉट्स को मिटाने में मदद मिलेगी। समझते हैं कैसे। अब देखिए, यहां पर समझते हैं कि हमारा माइंड क्या है, हमारी पांचों सेंसेस से हर समय लर्न करता रहता है। तो ये लर्निंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये चलती ही रहती है। अब जो भी कुछ इसने लर्न कर लिया, अभी मैंने आपको बताया कि वो उसे सेव करता रहता है और फिक्स भी बना देता है। तो यहां पर हमारी जो भी लर्निंग हो गई है, अब ये लर्निंग हो गई है तो इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। इसको आप आसानी से इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। तो अब हमारा माइंड क्या करता है, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, रेफरेंसेस जो होते हैं, इंटरप्रिटेशन जो होती हैं, इनमें से अगर कुछ भी ऐसा है कि जैसे जो अनरिजॉल्व रह जाता है, यानी कि आपका कोई एक्सपीरियंस है, तो वो किस तरीके का हो सकता है। आपके लिए वो प्लेजरेबल हो सकता है, प्लेजर का पार्ट हो गया ये आपका एक्सपीरियंस, या फिर आपके लिए ये पेन हो गया। अभी अगर ये आपके लिए पेन है तो यानी कि ये कहीं ना कहीं आपको बॉदरेशन दे रहा है, और ये पेन अगर आपने रिजॉल्व नहीं किया माइंड से, तो यहां पर क्या होगा, ये जो अनरिजॉल्व होगा, ये जो अनरिजॉल्व आपके अंदर एक्सपीरियंस होगा, ये आपको कॉन्टिन्यूसली पेन देता रहेगा और आपके अंदर एक क्या पैदा करता रहेगा, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता रहेगा। अब क्या होगा कि लोग भी आपको समझाएंगे, आप खुद भी अपने आप को समझाएंगे, और वो जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है उसे रिजॉल्व किए बिना आप सप्रेस करते रहेंगे। तो यहां पर क्या होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट जब अनरिजॉल्व स्टेट में होता है तो आपको आसपास के समझदार लोग भी, आप खुद भी अपनी समझदारी से क्या सीख जाते हैं, आप सप्रेस करना सीख जाते हैं। अब आपने ये सप्रेस करना सीख लिया, तो ये जो आपने सप्रेस करना सीखा, ये भी यहां पर आकर फिर डिपॉजिट हो गया। दूसरा, रेफरेंसेस। हम सभी को बचपन से अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, हमारे टीवी प्रोग्राम से, बुक्स से, न्यूज़पेपर से, टीचर्स, मेंटर, सेलिब्रिटीज, सब जगह से रेफरेंसेस मिलते हैं। अब जो रेफरेंसेस मिलते हैं उसमें वैलिडेशन तो इतना होता नहीं है ना, क्योंकि आप वैलिडेट थोड़ा ना करते हैं, उनसे सबूत थोड़ा ना मांगते हैं कि आप जो भी कुछ कह रहे हैं बताइए कि क्या बात है इसके पीछे। तो वो रेफरेंसेस भी हमारे अंदर जाते रहते हैं। अगर वो रेफरेंस किसी रिलायबल सोर्स से नहीं आया है या मैनिपुलेटिव एक रेफरेंस था, तो वहां पर आपके अंदर वो तरह तरह के सेल्फ डाउट पैदा कर देगा, आपके अंदर लो सेल्फ स्टीम हो जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी, आपके अंदर आपको डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो अगर ये रेफरेंसेस जो हैं आपके अंदर, अगर ये रेफरेंसेस लगातार नेगेटिव हैं, और नेगेटिव ये है, हमने बिना चेक किए इनको अपने माइंड में जगह दे दी, और ये क्या है, रिलायबल सोर्स से भी नहीं आए हैं, इनका जो सोर्स है वो भी रिलायबल नहीं है, तो यहां क्या होगा कि ये हमारे अंदर डाउनलोड होने की वजह से प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगे ही। तो अब हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस हो या रेफरेंसेस हो, अगर रेफरेंसेस पॉजिटिव हैं, भाई किसी ने हमें बहुत मोटिवेट किया है, किसी ने हमें हमेशा आगे बढ़ाने के लिए अपने लाइफ के एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे हैं, या रियलिस्टिक रेफरेंसेस हमें मिले हैं, तो डेफिनेटली ये भी हमें फायदा देंगे। बट ओसीडी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सारे केसेस में ये सब जो नेगेटिव रेफरेंसेस होते हैं, जो हमें लेट डाउन करने के लिए दिए जाते हैं, वो सारे भी अंदर अनरिजॉल्व होते हैं। तो ये भी क्या क्रिएट कर रहे होते हैं, इसकी तरह यहाँ पर भी ये पेन क्रिएट हो रहा होता है। तो अब जब इतना कुछ रेफरेंसेस और एक्सपीरियंसेस हमें पेन क्रिएट कर रहे होते हैं, तो माइंड क्या करता है, उसकी इंटरप्रिटेशन बस पेन की तरह से ही निकालता है। अब ये जो पेन होता है, ये आपके अंदर कांस्टेंट बना रहता है, और आप ही समझ पाते हैं कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। भले ही आपके घर वाले हो, आपका कपल हो, आपका कोई भी क्लोज फ्रेंड हो, वो सब तो बस आपका बिहेवियर ही देखते हैं, वो उसके पीछे का बिलीफ समझ नहीं पाते हैं, और आप कॉन्स्टेंटली बॉदर्ड फील करते रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है। कोई समझे या ना समझे, आज आपको ये वीडियो देखने के बाद खुद को समझना है। आपको ये चीज सोचनी है, समझनी है कि मेरे अंदर जो भी थॉट एंग्जाइटी प्रोड्यूस कर रही है, मैं इतना डिप्रेस फील कर रही हूं, तो उसके पीछे का कहीं मेरा कोई पास्ट एक्सपीरियंस या कोई ऐसा रेफरेंस मेरे अंदर अनरिजॉल्व तो नहीं पड़ा है, जो मुझे कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है। क्योंकि जो कुछ भी आपके अंदर होता है, वो हम समझदारी से बस क्या करते हैं, किसी को कह नहीं पाते हैं, और बहुत सारी चीजें हमारे अंदर अनरिजॉल्व पड़ी होती हैं। जब भी मैं एंग्जाइटी, ओसीडी, डिप्रेशन के पेशेंट से बात करती हूँ, तो मैं उनके जब
बचपन तक जाती हूँ तो पता चलता है किसी के साथ चाइल्ड अब्यूज़ का केस हुआ था, पता चला किसी को घर में ही इतना वायलेंस देखा, किसी के साथ इमोशनल अब्यूज़ हुआ, किसी को लगातार गैस लाइटिंग यानी कि इमोशनल अब्यूज़ होता है जिसमें एक इंसान बताता रहता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो या तुम गलत हो, तुम जो सोच रहे हो वो सब कुछ ठीक नहीं है। तो लाइफ के ऐसे मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं उनके सामने, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, वो सेल्फ डाउट में चले जाते हैं और धीरे धीरे उनको वर्थलेस फील होने लगता है और वहां पर शुरू होता है होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस की फीलिंग। तो वहां पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो अब हमें सेल्फ हेल्प करनी है, कोई हमारी हेल्प करे या ना करे, हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हम खुद अपनी हेल्प करेंगे। समझते हैं कैसे हेल्प करनी है हमें। देखिए, अब ये आप देख रहे हैं, ये कॉग्निटिव मॉडल है। यहां पर आपने मेरी पहली भी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, और आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो मेरी ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। देखिए, जब भी हमारे पास कोई भी इवेंट या सिचुएशन आती है हमारे सामने तो वो इन्फॉर्मेशन पैदा करती है। वो जो भी इन्फॉर्मेशन पैदा करती है यानी कि ट्रिगर करती है हमें, और हमारे माइंड में एक थॉट आती है। वो थॉट हमारी प्रीवियस जो लर्निंग हुई भी होती है, जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है, उससे इन्फ्लुएंस्ड होती है और एक ऑटोमेटिक थॉट हमारे माइंड में आ जाती है। अब ये ऑटोमेटिक थॉट अगर प्लेजेंट हो तो फिर कोई तो प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, लेकिन ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन में ये नेगेटिव थॉट होती है। ये कई बार इंट्रूसिव थॉट भी हो सकती है। अब ये इंट्रूसिव थॉट कैसे आती है? क्योंकि जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है ये दो तरीके की हो सकती है। एक होती है कॉन्शियस लर्निंग और एक होती है अनकॉन्शियस लर्निंग। कॉन्शियस लर्निंग कैसे होती है? जैसे मान लीजिए मैं म्यूजिक सीखना चाहती हूँ तो मैंने अपनी मर्जी से म्यूजिक के वीडियोज देखे, म्यूजिक की क्लास लगाई, मैंने उसकी प्रैक्टिस करी, तो ये मेरी कॉन्शियस लर्निंग हो गई, यानी कि मैंने अपनी मर्जी से मेरी अवेयरनेस में लर्निंग करी है। और एक हो गई मेरी अनकॉन्शियस लर्निंग कि मैं जहां पर कुछ और एक्टिविटी सीखने जाती थी लेकिन वहीं पर पास में किसी और चीज की प्रैक्टिस भी चलती थी, तो जस्ट ऑब्जर्वेशन से सुनकर बहुत सारी चीजों की अनकॉन्शियस लर्निंग हो जाती है। अब ये अच्छी चीजों में होती है तो बड़ी अच्छी बात है, हमारा एनहांसमेंट होता रहता है, कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता रहता है और हमारे अंदर और जो ऐसे टैलेंट्स हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते तो वो भी ऐड होते रहते हैं। लेकिन अगर यही सारी लर्निंग जो है वो नेगेटिव हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आदमी को ये भी नहीं पता चल पाता कि मेरे अंदर से पैटर्न आया कैसे, क्योंकि जब मैं लोगों से बात करती हूँ बोलते हैं कुछ आपका है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस रेफरेंस आपको याद है? लोग बोलते हैं कि मैम ऐसा तो कुछ याद नहीं पड़ रहा है कि कभी ऐसा हुआ था। तो कॉन्शियसनेस में आपको वही चीजें याद आएंगी जो आपके कॉन्शियस लर्निंग का पार्ट होंगी, या फिर आप बहुत एक रिलैक्स स्टेट में होंगे और आप कुछ अंदर डीप जाकर उसका पता लगाकर बता पाए। नहीं तो हिप्नोथेरेपी में आपकी कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस, रेफरेंसेस आपके अंदर पड़े होते हैं वो सब आपको याद आ जाते हैं। तो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी की एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है एंजाइटी, डिप्रेशन एंड ओसीडी से छुटकारा पाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर जो भी आपकी प्रोग्रामिंग हुई भी होती है, मैंने आपको बताया कि कॉन्शियस होगी ये या फिर आपकी अनकॉन्शियस होगी, जैसी भी हुई भी है ये आपकी प्रोग्रामिंग का पार्ट है। और यहां पर कुछ ऐसे पैटर्न पड़े हैं, यानी कि पैटर्न क्या है, एक्सपीरियंसेस, रेफरेंसेस पड़े हैं जो आपको पता भी नहीं है कि वो रिलायबल हैं या पुराने टाइम में तो ठीक थे, आज वो आपके काम के हैं या नहीं है। देखिए, पुराने जमाने में क्या था, लोग साइकिल पे चला करते थे, लोग धोती कुर्ता पहनते थे, औरतों का भी ड्रेसिंग सेंस अलग था। लेकिन एनवायरमेंट के हिसाब से जैसे जैसे चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी अलग हुई है, एडवांसमेंट हुआ, तो सभी बदले हैं ना। तो इसी तरीके से पहले कोई सिचुएशन हुई, उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा, उसमें उस टाइम पर आपने क्या इंटरप्रिटेशन निकाली, नई सिचुएशन में भी क्यों निकालते रहते हैं, उसे क्यों नहीं रिजेक्ट करते, क्यों नहीं अपग्रेड करते हैं। जबकि ऐसा होना चाहिए ना, नई सिचुएशन में हमें कुछ नया सोचना चाहिए, अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। वो हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि थॉट के साथ इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, और जब भी हाई इमोशनल इंटेंसिटी हमारे माइंड में होती है तो इनकी नेचर क्या बन जाती है, इनकी नेचर बन जाती है कंट्रोलिंग। ये हमें कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। कोई भी थॉट जिसमें इमोशन नहीं होता उसके अंदर आपको कंट्रोल करने की पावर नहीं होती, लेकिन जिस भी थॉट से आपका स्ट्रॉन्ग इंटेंस इमोशन एसोसिएटेड होता है उसमें कंट्रोलिंग करने की पावर जबरदस्त होती है। तो हम क्या करते हैं, आपका इमोशन कहां से आया उससे और थॉट को आपस में डिटैच कर देते हैं।
जिसकी वजह से उसकी जो कंट्रोलिंग पावर है ये यहाँ पर वीक पड़ जाती है। और जैसे ही ये वीक पड़ जाती है तो आप उस कोर बिलीफ से, जो कि एक नेगेटिव कोर बिलीफ है आपका, उससे धीरे धीरे मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। और फिर आपका थॉट प्रोसेस ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव थॉट से चेंज किया जाता है, नए इमोशंस आपके अंदर प्रोड्यूस करे जाते हैं, जिससे कि आपका बिहेवियर अल्टीमेटली चेंज होने लग जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या समझना है कि जब भी आपको कोई भी थॉट्स एंग्जाइटी दे रही है, या कोई भी इंट्रूसिव थॉट आपसे कुछ भी फोर्सफुली कुछ करवा रही है, या आपको बिल्कुल ही निराशा हो रही है, आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, तो देखिए वो जो थॉट है आपके अंदर, उससे जुड़ी भी आपकी प्रीवियस लर्निंग क्या है और उसमें कौन से इमोशंस एसोसिएटेड हैं। बिकॉज इमोशंस की नेचर क्या होती है, कंट्रोलिंग होती है, और जो थॉट्स होती हैं वो आपकी लॉजिकल भी हो सकती हैं और इलॉजिकल भी हो सकती हैं, लेकिन इमोशंस की शक्ति ज्यादा होती है। जब जब भी उससे इमोशन जुड़ जाएगा तभी वो आपको कंट्रोल करेगा। तो अब इन दोनों को सेपरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ये कैसे करना है मैं आपको एक पूरे एग्जाम्पल से समझाती हूँ, समझिएगा। देखिए, ये है एबीसीडी मॉडल, और आप जानते ही हैं, मैंने पहले भी किसी वीडियो में इसके बारे में बता रखा है, तो आप वो भी देख सकते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट यहाँ समझते हैं। और आप चाहें तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा, इसकी घर पर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर है ए का मतलब एक्टिवेटिंग इवेंट, यानी कि आपके इन्वायरमेंट में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपके अंदर थॉट्स का आना शुरू हुआ। और ये है आपकी थॉट, बी वाले में हमें लिखना होता है थॉट जो वहां से आई। फिर वो थॉट के पीछे का भी आपको बिलीफ चेक करना होना है कि जो अभी थॉट मेरे दिमाग में आ रही है उससे रिलेटेड मेरे अंदर क्या एक्सपीरियंस, क्या रेफरेंस या क्या इंटरप्रिटेशन मैंने निकाली थी, वो मुझे कंट्रोल कर रही है। जो करंट थॉट है उसके पीछे का बिलीफ आपको जरूर चेक करना है। फिर सी में हम लिखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज, इमोशनल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर और बिहेवियरल लेवल पर। डिस्प्यूटेशन में हमें क्या करना होता है, हमें ये जो डिस्फंक्शनल थॉट है जो बी वाले कॉलम में हम लिखते हैं, हमें इसको वैलिडेट करना होता है, हमें इसको चेक करना होता है कि जो भी हमारा दिमाग बता रहा है उसके पीछे का एक्चुअल रीजन मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ही है ना, रेफरेंस है, या मेरी निकाली हुई इंटरप्रिटेशन है। क्योंकि दिमाग झूठे सबूत भी पैदा कर सकता है, दिमाग आपको ट्रिक कर सकता है, और उस ट्रिक को हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं। मेरी पूरी सीरीज है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन पर, आप प्लीज कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। और अपने नेक्स्ट वीडियो में भी मैं जरूर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, ओसीडी में स्पेसिफिकली कौन से होते हैं, एंग्जाइटी में कौन से होते हैं, डिप्रेशन में कौन से होते हैं, वो जरूर से बताऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल आप इसको समझिए। तो यहां पर हमने जो एविडेंसेस हैं उन्हें चेक किया, वैलिडेट किया, और उसके बाद हमें और ज्यादा जो ऑल्टरनेटिव रियलिस्टिक पॉजिटिव थॉट्स होती हैं वो लिखनी होती हैं। फिर हम इनमें से चुनकर अपना एक न्यू इफेक्टिव बिलीफ लिखते हैं, और फिर चेक करते हैं कि हमारे इमोशन, साइकोलॉजिकल, फिजिकल और बिहेवियरल लेवल पर क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये एग्जाम्पल है एक 20 साल के लड़के का। अब वो 20 साल के लड़के को HOCD हो गई। HOCD का मतलब ये हुआ कि होमोसेक्सुअल OCD। अब उसको जब भी वो कोई लड़का देखता तो उसको देखकर उसे सेक्सुअल ऐसे इमेजेस आने लग गई, उसको ऐसा लगने लग गया, सेल्फ डाउट होने लग गया कि कहीं मैं गे तो नहीं हूं। उसको ऐसा लगने लग गया कि मैं कितना घटिया, कितना बुरा इंसान हूं, ये तो कितनी बुरी बात होती है, अगर किसी को पता चलेगा तो वो क्या बोलेंगे, मेरे माँ बाप तो शर्म से ही मर जाएंगे, और मैं जब इतना गुनाहगार हूं तो मुझे तो मर ही जाना चाहिए। वो इतना टोटल डिप्रेशन में चला गया, इतना सेल्फ क्रिटिसाइज करने लगा, हर वक्त अपने आप को कोसने लगा, और भगवान को भी कोसने लगा कि भगवान तुमने मुझे कौन से जन्म की वो दी है। जबकि वो लड़का बहुत अच्छा था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, एक सिंसियर, एक अच्छा बच्चा जिसको कहते हैं, वो वाला वो बच्चा था। लेकिन उसके अंदर इतना ज्यादा उन सारी इंट्रूसिव थॉट्स की वजह से गिल्ट आ गया कि उसने सोच लिया कि भगवान ने मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है। तो उसने क्या हुआ, भगवान से नाराजगी के प्रति उसने थोड़े दिनों तक ये सोचा कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, पता नहीं क्या हुआ। तो भगवान के प्रति भी उसके अंदर एक नेगेटिविटी आ गई। तो वहां पर वो भगवान को भी कोसने लग गया, और साथ ही साथ उसको होमोसेक्सुअल इंप्रेशंस आने की वजह से, वो इंट्रूसिव थॉट्स आने की वजह से वो सेल्फ गिल्ट में भी जा रहा था, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स आने लगी, और वो बिल्कुल अलग अलग रहने लगा, चुप चुप रहने लगा। तो अब ये सारी प्रॉब्लम के साथ वो मेरे पास आया, और अब वो ठीक हो चुका है। मैं उसका एक एग्जाम्पल देकर आपको बता रही हूँ। तो क्या होता था उसके दिमाग में, जब भी वो
ट्यूशन जाता था तो वहाँ पर अपने कोई भी साथी अपने बैचमेट को देखता था या इवन अपने सर को देखता था। उसने बताया कि मैं कहीं भी रोड पे भी जाता हूँ, मैं किसी भी अगर लड़के पे गलती से नज़र पड़ जाए या मैं वीडियो भी देख रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एकदम से ऐसा इंप्रेशन आता है कि मैं उसके साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा हूँ, जैसे मैं उसे किस कर रहा हूँ या मैं उसके हिप पर टच कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से उसके दिमाग में इमेजेस आती थी। तो वो सारी इमेजेस भी आपकी थॉट्स हो सकती हैं और उसके दिमाग में फौरन ट्रिगर करता था कि कहीं मैं गे तो नहीं हूं, मैं गे नहीं बनना चाहता। और उसके अंदर अपने आप को लेकर हेटरेट वाले भी आते हैं कि तू बहुत घटिया इंसान है, तू बिल्कुल बुरा है, तुझे मर जाना चाहिए। इस तरीके से उसके दिमाग में थॉट्स चलती थी। तो अब थॉट्स की वजह से जो उसको कॉन्सिक्वेंसेज आते थे वो आते थे कि आपको उसको इमोशनल लेवल पर वो बहुत ज़्यादा रोने का मन करता था, चिड़चिड़ाया सा रहता था, उसके अंदर एकदम एंगर फील होता था, उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। साइकोलॉजिकल लेवल पर उसको ओवर थिंकिंग का लूप चल जाता था कि अगर मैं गे हूँ तो मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ, अगर मैं बुरा इंसान हूँ तो मैं अपने माँ बाप का नाम डुबा दूंगा, माँ बाप का नाम डुबा दूंगा तो वो जीते जी मर जाएंगे, उन्हें मारने से अच्छा है मैं ही मर जाऊं। तो इस तरीके से उसको पूरा ओवर थिंकिंग का थॉट की एक चेन बन जाती थी। फिर फिजिकल लेवल पर वो नोटिस करता था कि उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और उसके पैर कांप रहे होते थे। वो इस तरीके के कुछ सिम्टम्स अपने फिजिकल लेवल पर महसूस करता था। साथ ही साथ उसके बिहेवियर में जो था वो आइसोलेट रहने लगा, उसने धीरे धीरे ट्यूशन जाना कम कर दिया, वो लोगों से बात नहीं करता था, टीवी देखना बंद कर दिया, रोता रहता था और जानबूझ के सोता रहता था कि ताकि मैं सोता रहूंगा तो इस तरीके की परेशानी मुझे ज़्यादा होगी नहीं। तो ये सब उसका बिहेवियर में था। अब ये तो सब मैंने आपको बताया क्या है। तो जब मैंने उसको इसकी प्रैक्टिस कराई तो वहां पर मैंने उसको बोला ये जो तुम्हारे अंदर थॉट आ रही है, तुम ये बताओ कि गे और या होमोसेक्सुअलिटी को लेकर तुम्हारा बिलीफ क्या है, क्या तुम्हारा कोई ऐसा एक्सपीरियंस है या कोई रेफरेंस है या फिर कोई इंटरप्रिटेशन कभी निकाली भी है। तो उसने बहुत याद कर मुझे बताया कि हाँ, मैंने ऐसा सुना हुआ है कि जो गे होते हैं वो बहुत ज्यादा गलत लोग होते हैं, वो बड़े घटिया लोग होते हैं और उन्हें समाज बहिष्कार कर देता है। और अगर कोई गे है तो समझो ये किसी पुराने पिछले जन्मों का पाप कर्म है और बड़े शर्म की बात है कि पूरा घर को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इस तरीके से उसके कुछ बिलीफ बने हुए थे और उसके अंदर एक हेट्रेड पहले से थी गे लोगों के लिए। तो इस तरीके से उसके अंदर बिलीफ था। और फिर उसने बहुत याद करके और भी बताया है कि जब वो छोटा था केवल 7 साल का तो उसके एक अंकल ने उसको बैड टच दिया था और इस तरीके से उसको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हुआ था। ये सब चीजें उसने मुझे बताई। तो यानी कि उसके अंदर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस और रेफरेंस था जो अनरिजॉल्व्ड था। वो अनरिजॉल्व एक्सपीरियंस और रेफरेंसेस उसके अंदर पड़े होने की वजह से जब उसको ये एचओसीडी ट्रिगर हुआ तो वहां से जो पुराना बिलीफ पड़ा हुआ था, जो रेफरेंस पड़ा था, उसने उसे और सपोर्ट दे दी और उसके ब्रेन ने एक इंटरप्रिटेशन निकाली कि तुम भी अब गे बन जाओगे और बन जाओगे तो तुम्हारे लिए भी शर्मिंदगी की बात है, तुम्हारे भी पुराने कुछ पाप कर्मों का फल है, ये तुम्हें मर जाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये सब करने के बाद जब मैंने उसको बोला कि डिस्प्यूट करो भाई इस चीज को, और ये जो तुम्हारा दिमाग बता रहा है कि तुम गे हो और तुम्हें हेट्रेड डेवलप हो रही है और तुम शर्म के मारे किसी से मिलते नहीं हो, ये सब चीजों को वैलिडेट करो। तो जब उसने उन सारे एक्सपीरियंसेस को रिजॉल्व किया, एक्सपीरियंसेस मैंने लिखवाए उसको, जो बैड टच दिया था एक आदमी ने उसको, या फिर उसके अंदर जो गे से रिलेटेड रेफरेंस पड़ा था, उन सबको वैलिडेट कराया और उन सबको इमेजिनेशन टेक्निक से, हिप्नोथेरेपी की सहायता से, एनएलपी टेक्निक से जब मैंने उसको रिजॉल्व कराया। ये मेंटल प्रैक्टिसेस हैं जो कम से कम 30 to 40 मिनट्स लेती हैं, तो इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी उसके लिए। तो वहां पर हमने उस कॉन्फ्लिक्ट को अनरिजॉल्व कराया। तो मैं आपको शॉर्ट टेक्निक बता देती हूँ, आपको लिख कर उसे करनी है कि जो भी आपके अंदर एक्सपीरियंस और रेफरेंस है बस उसके लिए लिखो कि उस वक्त जो जो भी कुछ हुआ था वो किन सर्कमस्टांसेस में हुआ था और उससे रिलेटेड आप अपने बिलीफ को चेंज करना है। जैसे कि ये कि गे जो लोग होते हैं वो भी नॉर्मल लोग होते हैं, ये उनकी सेक्सुअल और इमोशनल प्रेफरेंस होती है, चॉइस होती है और सभी लोग एक जैसे नहीं होते, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। और जो जो लोग गे होते हैं वो भी नॉर्मल लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई एबनॉर्मल लोग होते हैं या पाप कर्म किए उससे होते हैं। तो जितना भी आप पॉजिटिव नाइस उन लोगों के लिए सोच सकते हो तो अपने उस रेफरेंस को आप रिजॉल्व करो। इसी तरीके से जो एक्सपीरियंस हुआ तो हमने उस आदमी को माफी दिलवाई कि आप उसको माफ करो और अपने आप को मुक्त करो, क्योंकि आप अभी तक उस बचपन के एक्सपीरियंस में अटके हुए हो। आपको वो जो टच मिला था जिसकी वजह से आप बहुत अनकंफर्टेबल हो गए थे, आप अभी तक वहीं पर अटके हुए हो। तो हमने वो सारा पूरा फॉरगिविंग एक प्रोसेस टेक्निक होती है, उससे उसके अंदर से वो सारे इमोशंस को रिलीज करवाया। तो वो जब लड़का बहुत रिलीव हो गया तो उसके अंदर वो जो एक सेल्फ गिल्ट और सेल्फ ब्लेमिंग चल रही थी और अंदर अंदर बहुत परेशान हो रहा था, वो सब काम डाउन होना शुरू हो गया।
तो मैंने उसको बोला कि 3-4 आप कुछ पॉजिटिव बिलीफ लिखो इस सब चीज़ों के बारे में। जब लिखे तो उन्होंने फिर ई में मैंने कहा बेस्ट जो भी आपको लगता है इसमें से चूज़ कर लो। और अगर अब तुम ऐसा सोच रहे हो तो बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, इमोशंस लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, बिहेवियर लेवल पर। तो उसने देखा कि उसकी जो भी एंग्जाइटी थी, एंगर था, हेट्रेड था, या जो भी फिजिकल सिम्टम्स थे वो सारे के सारे डिक्रीज हो रहे थे। अब ये एकदम से नहीं होगा, इस वीडियो में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसने उसकी प्रैक्टिस करी, उसने मेरे साथ 7 मंथ्स की जर्नी तय करी और वो कंप्लीटली HOCD से बाहर आ गया। अब वो बिल्कुल आराम से एक हैप्पी हेल्दी लाइफ जी रहा है, बहुत अच्छे से सब कुछ ठीक हो गया है। तो इस तरीके से आप अपनी HOCD या किसी भी तरीके की OCD है आप उसे, या एंग्जाइटी जो है उसको भी देखिए, एंग्जाइटी OCD बड़े लोग कंफ्यूज आते हैं। जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है उसके अंदर एंग्जाइटी भी आ जाती है, उसके अंदर डिप्रेशन भी आ जाता है, OCD भी आ जाती है। तो ये जो टेक्निक है ये केवल OCD का कोई कॉपीराइट नहीं है, आप अपनी डिप्रेसिंग थॉट्स, अपनी एंग्जाइटी सबको रिजॉल्व करने में इसको लगा सकते हैं। फाइन, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और इसकी प्रैक्टिस घर पर खूब कीजिए, आप अपनी प्रॉब्लम इसमें रखिए। और आपकी हेल्प के लिए मैंने एंग्जाइटी, OCD, डिप्रेशन की फ्री एक्सरसाइजेस खुद रिकॉर्ड की हुई है। आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और बताइएगा मुझे कि आपको मेरी एक्सरसाइजेस कैसी लगी और आज की वीडियो में आपने क्या सीखा, ये जरूर बताना है। और आपने अगर मेरी डिप्रेशन की बुक अभी तक नहीं पढ़ी है तो आपको जरूर पढ़नी है। मैंने डिप्रेशन पर बुक लिखी है और ये देखिए मेरा मैसेज क्या है, डिप्रेशन इज नथिंग जस्ट लैक ऑफ एक्सप्रेशन। तो आप ये बुक भी पढ़ सकते हैं। आप इसे परचेज करना चाहें तो आप आराम से किसी भी प्लेटफॉर्म से इसको परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। मैं चाहती हूं कि आप खुश रहें, जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और हंसते मुस्कुराते अपने परिवार के साथ खूब अच्छी जिंदगी जिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को और कमेंट कर मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। टेक केयर।